कक्षा 6 विज्ञान पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का जो पृथक्करण है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यानी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनके द्वारा हम पदार्थों को पृथक्करण करते हैं। जैसे चाय बनाने के बाद उसको छानते हैं। छानने से क्या, उसमें से चाय की पत्ती को चाय से अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार से गेहूँ है तो गेहूँ में जो कंकड़ पत्थर है उन कंकड़ पत्थर को अपन हटा लेते हैं, यानी उनको हाथ द्वारा चयन करके उनको हटा देते हैं। इसी प्रकार से गेहूँ है या अन्य कोई पदार्थ है जिनमें कोई अनावश्यक वस्तु मिल जाती है, तो अवांछित वस्तुओं को हटाने से उपयोगी वस्तुओं में से अनुपयोगी वस्तुओं को हटाने की जो क्रिया है वो होता है पदार्थों का पृथक्करण। और जो पदार्थों का जो पृथक्करण होता है वो बहुत सारी अलग अलग विधियाँ हैं। अलग अलग विधियों द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। अब जो पदार्थों का जो पृथक्करण किया जाता है, जैसे फसल की कटाई हो जाती है तो फसल की कटाई करने के बाद उसमें से अनाज को उसके भूसे से अलग किया जाता है। उसी प्रकार जो मक्खन है उसको अलग करने के लिए दही को मथा जाता है। दही को मथने से उसमें से मक्खन अलग हो जाता है। इस प्रकार से पृथक्करण की क्रिया की जाती है। इसी प्रकार से जैसे कपास है तो कपास में से उसके रेशे को अलग किया जाता है और उसके बीज या जो बिनोले हैं उनको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये जैसे ये दूध या दही है, तो ये दही है, अभी ये दिखाई जा रहा है चित्र के अंदर। तो ये दही है, इसको मथने से इसमें से मक्खन बाहर आ जाता है। अब जो पदार्थों का जो पृथक्करण है वो पृथक्करण क्यों किया जाता है, तो पृथक्करण का क्या उद्देश्य है और इनको पृथक क्यों करते हैं। तो जैसे चावल में से पत्थर को अलग करना है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि दो भिन्न किंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना है। यानी दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं और दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, तो उसमें से जो उपयोगी पदार्थ को अलग किया जाता है। जैसे चावल है तो चावल को उस कंकड़ पत्थर से अलग किया जाता है। और इस क्रिया में हम क्या करते हैं, जो ठोस पदार्थ है, कंकड़ है, ठोस है, तो उन ठोस पदार्थों को हम अलग करते हैं। इसी प्रकार से मक्खन प्राप्त करने के लिए जो दूध से जमा हुआ दही है उस दही का मंथन किया जाता है और मंथन करने से उसमें अनुपयोगी जो पदार्थ है उनको अलग कर देते हैं और अशुद्धियों को फेंक देते हैं। इसी प्रकार से जो चाय की पत्तियाँ हैं उनको अलग किया जाता है, उसमें हानिकारक जो पदार्थ है, अवयव है, उनको अलग करते हैं और इस प्रकार से हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद आती है पृथक्करण की विधियाँ। जो पृथक्करण यानी विभिन्न पदार्थ जो आपस में मिले हुए हैं, उपयोगी पदार्थ में अनुपयोगी पदार्थ में मिले हुए हैं या दो उपयोगी पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। जैसे सबसे पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन में क्या होता है, जैसे गेहूँ है, चावल है या दालें हैं, उनमें से बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को हम छाँट लेते हैं और ऐसी अशुद्धियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं और इनको हाथ द्वारा आसानी से हटा दिया जाता है। इसे हस्तचयन विधि कहते हैं और हस्तचयन विधि एक सुविधाजनक विधि है। हस्तचयन के बाद आती है दूसरी विधि, थ्रेशिंग विधि। थ्रेशिंग विधि में क्या करते हैं, जो खेत या खलियान है वहाँ पे अपने गेहूँ या जो चावल है उनके जो सूखे गट्ठर है, उन सूखे गट्ठरों में से, उन पौधों में से गेहूँ को या चावल को अलग किया जाता है। गेहूँ या चावल का पृथक्करण करने से उनमें से उन जो हटाने की जो क्रिया वो थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशिंग के लिए जो मशीन काम आती है ट्रैक्टर के साथ लगी हुई होती है और वो जो ट्रैक्टर के साथ लगी हुई मशीन है वो थ्रेशर कहलाता है। यानी थ्रेशर के माध्यम से हम उसके भूसों को अलग करते हैं, अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। ये पृथक्करण की थ्रेशिंग विधि है। लेकिन ये जो पुराने समय की जो विधि है, पुराने समय में इस प्रकार मशीनें नहीं थी, तो उस समय पुराने समय में जो थ्रेशिंग थी वो हाथ से की जाती है। यानी हाथ से डंडों को पटका जाता था, इनके ऊपर डंडे द्वारा पीटते थे और डंडे के द्वारा पीटने से उसमें से भूसा अलग होता और अनाज अलग हो जाता था। और अब आजकल तो थ्रेशिंग मशीनें चलने लगी है, इनके द्वारा इनको अलग किया जाता है। इसी प्रकार एक विधि आती है निष्पावन। निष्पावन में जो हल्के अवयव है
उनको अलग किया जाता है। जो भी मिश्रण है और मिश्रण में से हल्के अवयव को हवा द्वारा निष्पावन, पावन यानी पवन, इन्हीं पवन के द्वारा हम जो भारी कण और हल्के कण हैं उनको अलग करते हैं। तो जैसे अब इसमें तो निष्पावन की जो क्रिया होती है, जैसे हम गेहूँ को उफड़ना, तो हवा की दिशा में जो उसका जो कचरा है, जो भूसा है, हल्का है, वो उड़कर आगे चला जाता है, और जो वजन युक्त जो दाने हैं वो दाने, अनाज के दाने उसी जगह पे गिर जाते हैं। तो अनाज का जो ढेर है वो अलग हो जाता है, और उसमें से जो भूसे का जो हल्की अशुद्धियाँ हैं उनका ढेर अलग हो जाता है। अब इसके बाद आता है चालन। चालन का मतलब होता है चलना, छानना। इसके लिए चलनी का उपयोग करते, छन्नी का उपयोग करते। जैसे आटा छाना जाता है, तो आटा छानने के लिए हम एक चलनी लेते हैं और चलनी द्वारा उसको छानते हैं। तो उसमें से भी जो आटे की जो अशुद्धियाँ हैं उसमें से उनको, जो भूसा है, उनको अलग किया जाता है। तो ये चालन विधि है, और चालन विधि चलनी द्वारा की जाती है। और कभी कभी अपने को रेत भी छानना पड़ता है। रेत में भी जो प्लास्टर वगैरह है, तो ऐसा कार्य होता है, इनमें भारी रेत की आवश्यकता होती है, तो उसमें बड़े कणों को अलग किया जाता है। तो बड़े कणों को अलग करने के लिए उसको छलनी द्वारा छाना जाता है। तो ये विधि हो गई चालन। इसके बाद आता है अवसादन, निस्तारण और निचंदन। अब ये 3 प्रकार की जो विधियाँ हैं वो पदार्थों की शुद्धिकरण की है। तो सबसे पहले आता है जैसे अवसादन है। तो अवसादन क्या चीज़ है? यानी मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का तल में बैठ जाना। यानी कोई मिश्रण है और उसमें से पानी मिलाया जाता है। मिश्रण में क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है। तो उसमें जो भारी अवयव है वो तली में बैठ जाते हैं। जैसे रेत और पानी मिक्स हो गया, या किसी अनाज में पानी मिला दिया गया, तो उसमें क्या अनाज या जो रेत है वो तो पेंदे में बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर आ जाएगा। या इसी प्रकार से जैसे कोई कचरा है, तो उसमें जो उसका कीचड़ है वो कीचड़ तो नीचे चला जाएगा, और जो साफ पानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मिश्रण में जल मिलाने से जो भारी अवयव वो तली में बैठ जाते हैं, और ये भारी अवयव का तली में बैठना अवसादन कहलाता है। और इस अवसादित मिश्रण को यदि बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की जो क्रिया करते हैं उसे निस्तारण कहते हैं। यानी अवसादन का मतलब होता है भारी अशुद्धियों को पेंदे में बिठाना, और निस्तारण का मतलब होता है उसको बिना हिलाए उसमें से ऊपरी पानी को, ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है। इसे निस्तारण कहते हैं। और ये जो पृथक्करण की ये अलग अलग विधियाँ हैं, अवसादन और निस्तारण। जिसे इसमें गिलास के अंदर हमने दोनों विधियाँ की है। जैसे मिट्टी है तो पेंदे में बैठ गई, मिट्टी और जल का मिश्रण है, तो उसको थोड़ी देर पड़ा रखने से जो मिट्टी है वो अलग हो जाती है, और इसमें जो पानी है वो अलग हो जाता है। फिर इसको ऊपर का जो पानी है उसको निथार लिया जाता है, निथार कर या निस्तारण करके उसको अलग कर देते हैं। और इसी प्रकार से जो कचरा है उसको छन्नी द्वारा भी छान देते हैं। जैसे चाय की पत्ती है तो उसको छाना जाता है, तो चाय का छन्नी में रह जाती है, और जो छना हुआ पदार्थ है वो दूसरे बर्तन में आ जाता है। उसको निशंद या फिल्टर करना कहते हैं। फिल्टर यानी छानना। इस प्रकार से जो गंदे नदी नाले हैं, तो उनमें से पानी को निस्तारित किया जाता है, उनको साफ़ किया जाता है, ताकि गंदगी या अशुद्धियाँ आगे नहीं पहुँचे। तो इस प्रकार से प्रदूषण को भी बचाया जाता है इस विधि द्वारा। अब इसके बाद ये निस्यंदन है, ये गंदा पानी है, उनमें से अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा इनको छाना जाता है, छान कर अलग किया जाता है। और जो फिल्टर पत्र एक ऐसा कागज़ है जिसमें बहुत ही बारीक छिद्र पाए जाते हैं। जो बारीक छिद्र होने के कारण ये जो पानी में जो अवांछित अशुद्धियाँ हैं या किसी द्रव में अवांछित अशुद्धियाँ उनको छान लेता है। और इस प्रकार से फिल्टर पत्र के ऊपर से अगर उंडेलते हैं तो वो जो ठोस कण है उसमें से छिद्रों में से नहीं गुजरेंगे, और केवल द्रव पदार्थ उसमें से बाहर आ जाता है। जैसे फिल्टर पत्र है चित्र 5.9 के अंदर, तो ये फिल्टर पत्र इसको इस प्रकार से मोड़ा जाता है, एक कोन बना देते हैं इसका, और कोन बना के इसको एक कीप में रखा, और कीप में रखने के बाद
इसमें अशुद्धि युक्त जो पानी है या द्रव पदार्थ उसको डाला जाता है और नीचे दूसरा बीकर लगा दिया जाता है जिसमें शुद्ध पानी आ जाता है छनने के बाद। और छनित भाग है उसको बोलते हैं निषंद, निषंद या छनित। इस प्रकार से जो जैसे दूध का जो पनीर बनाते हैं, तो पनीर बनाने के लिए दूध को उबालते हैं, फिर उसमें नींबू का रस मिला देते हैं। यानी दूध को उबालते हैं, फिर उसमें नींबू का रस मिलाते हैं, जिससे पनीर के जो ठोस कण हैं और एक द्रव है दोनों प्राप्त होते हैं। तो उस द्रव में मिले हुए जो पनीर का जो ठोस कण है उसको अलग करने के लिए कपड़े द्वारा या छन्नी द्वारा उसको पृथक करके छाना जाता है। एक जो इसके से साफ करने की जो अशुद्धि को जो छानने की जो अलग विधि है, इन्हें शुद्धिकरण की विधि है वाष्पन। वाष्पन क्या चीज़ होती है? इन्हें किसी पदार्थ में जल मिला हुआ है तो उसको जल को हम भाप गर्म किए करें, गर्म करने से जो पानी है उसकी भाप बन जाएगी, वाष्प बन जाएगी, और वाष्प बनने के बाद वो वहाँ से हट जाती है और वो पदार्थ उस पानी की मात्रा से अलग हो जाता है। जैसे नमक में पानी मिल गया तो नमक गीला हो जाता है, तो नमक गीला हो जाता है तो इस गीले नमक को क्या करते हैं हम गर्म करते हैं। तो गर्म करने से उसमें जो पानी है वो पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक नमक रह जाएगा। और इस वाष्पन की क्रिया द्वारा ही जो लवण है या जो नमक है उसका निर्माण किया जाता है। ये पृथक्करण की विधि वहाँ समुद्री जल साफ करने में भी की जाती है। यानी समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में भर देते हैं और उन क्यारियों में वाष्पन की क्रिया होती है, जिससे पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और उसमें जो लवणीय मात्रा है यानी जो नमक है, नमक की मात्रा वो उसमें क्यारियों में बच जाएगा। इस प्रकार से हम इनको अलग करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे किसी बर्तन के ऊपर हमने ढक्कन लगा रखा है और उस बर्तन में पानी या कोई अन्य पदार्थ भरा हुआ है और उसको गर्म करते हैं तो उसमें पानी जो भाप बन के जाएगा और ढक्कन से टकराएगा, और उस ढक्कन से टकराने के बाद वो ठंडे ढक्कन से टकराएगा और ठंडा होकर वापस पानी में बदल जाएगा। पानी भाप बना और भाप ठंडे स्थान से टकरा कर वापस पानी में बदल गया। इसको संघनन कहते हैं। ये संघनन की क्रिया है। अब इसी प्रकार से अन्य पदार्थों को भी हम अलग कर सकते हैं। अब जो अगला भाग है इसमें क्या है कि कोई भी पदार्थ है वो कितना घुल सकता है। जैसे नमक है तो नमक को ज़्यादा से ज़्यादा पानी में कितना घोल सकते हैं। चीनी है तो चीनी को पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कितना घोल सकते हैं। तो जो नमक है, जैसे हमने नमक को पानी में घोला, एक गिलास ली और उसमें पानी भरा और पानी भरने के बाद उसमें नमक को घोला और नमक को घोलने के बाद उसमें जो ही नमक डाला 1 चम्मच और उसको हिलाया तो वो घुल जाता है। फिर और डाला, घुल गया। इस प्रकार से डालते गए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब नमक पानी में घुलना बंद हो जाता है। तो उस समय जो वो विलयन बनता है नमक का, वो नमक का जो विलयन है वो संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें अब और उसमें कोई अन्य वस्तु उसमें घोल नहीं सकती, यानी नमक की मात्रा और ज़्यादा नहीं घोली जा सकती है। इसी प्रकार यही प्रक्रिया अपन चीनी के साथ यानी शक्कर के साथ भी दोहरा सकते हैं। तो ये संतृप्त विलयन है। और जब तक उस पानी के अंदर चीनी या नमक अगर घुलते जाएगी तब तक तो हम उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन जिसमें और नमक या चीनी को अपन घोल सकते हैं या उसमें विलेय पदार्थों हम विलेय कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें घुलना बंद हो जाता है तब वो जो विलयन है वो पूरी तरह संतृप्त हो जाता है, यानी उसमें आगे कुछ और नहीं घोल सकते हैं। यदि हमें उसकी जो घोलने की जो मात्रा है अगर बढ़ानी है तो हम उस जल को गर्म करते हैं। हम उस जल को अगर गर्म करते हैं तो इसके बाद इसमें और नमक डाला या चीनी डाली तो वो उसमें घुल जाएगी। और गर्म करने के बाद यानी विलयन की जो संतृप्तता है उसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी असंतृप्तता को बढ़ा सकते हैं। यानी और हमें कुछ ज़्यादा चीनी या ज़्यादा नमक घोलना है तो उस द्रव पदार्थ को हम गर्म करते हैं। यानी गर्म करने से वो पदार्थ को और अधिक मात्रा में घोल सकता है। और यदि इस पूर्ण संतृप्त विलयन को यदि थोड़ी देर के लिए ठंडा करें तो ठंडा होने से वो जो नमक है वो उसमें पेंदे में बैठ जाता है।